स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं 10+1 के जो आगे के बेसिक टर्म्स रह गई थी उनको फुलफिल करने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो हमने बातें डिस्कस करनी है, चलिए उनको लेके हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे और वो है फर्स्ट बेसिक टर्म कॉस्ट। तो अकाउंटिंग में इस कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है बेटा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड किया जाता है, जो खर्च किया जाता है। इनकर्ड मतलब खर्च करना। तो किसी भी ऐसे एक्सपेंडिचर को कॉस्ट कहते हैं जिससे या तो आप क्या करते हो, मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स करते हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, गुड्स यानी कि आपका डीलिंग प्रोडक्ट, या आप क्या करते हो, सर्विस देते हो। सर्विस रेंडेड कह दो। एक सर्विस देने के लिए भी आपको कुछ खर्च करना पड़ता है। तो गिवन सर्विसेज, तो कोई भी सामान आप बनाते हो, ये मार्कर बनाते हैं, इसके ऊपर जो खर्च होगा बनाने के ऊपर वो क्या होगी, कॉस्ट। जो फोन आपके पास है उसको बनाने पर क्या आता है, कॉस्ट। चाइना के जो सामान है ना, आज उसके ऊपर बैन लगा दिया गया है, लेकिन फिर भी चाइना के अंदर लेबर सस्ती है। इसकी वजह से जो कॉस्ट आती है मैन्युफैक्चरिंग की वो कम आती है, क्योंकि कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं बेटा, 3। एक तो होता है मेन मटेरियल, कितने रुपए का उसके अंदर मटेरियल यूज हुआ, सामग्री सामान जो यूज हुआ। एक लेबर, कितने रुपए की उस सामान को बनाने पे लेबर लगी। और तीसरा बेटा एक्सपेंस, कितना उसको बनाने में लाइट का और खर्चा, मतलब लेबर को छोड़ के बाकी सारे खर्चे, फैक्ट्री का रेंट है, इंश्योरेंस है, एडवर्टीजमेंट है, वो सारे खर्चे ऐड कर देते हैं। तो वो बनती है कॉस्ट बेटा। तो कॉस्ट मतलब क्या हुआ, ऐसा एक्सपेंडिचर जो किया जाता है, इनकर्ड मतलब करना, उसको खर्च करना, इनकर्ड टू मैन्युफैक्चर द गुड्स एंड गिवन सर्विसेज, जो सर्विस देने के लिए और प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हम पैसा खर्च करेंगे बेटा, उसे हम कहते हैं कॉस्ट। सिंपली आ गया समझ में आपको? चलिए, कॉस्ट अब हमारे पास ना टाइप्स हैं कॉस्ट के, दो तरह की कॉस्ट हम पढ़ते हैं बेटा। टाइप कॉस्ट के हैं टाइप। एक तो होती है एक्चुअल और एक होती है नोशनल। तो 2 तरह की कॉस्ट पढ़ेंगे हम, एक्चुअल और नोशनल। कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट क्या है, जो आउट ऑफ पॉकेट आपकी जेब से पैसा जाता है बाहर। तो पहले देखो समझिए, पहले हम चलो मैं ये नोशनल बताता हूं, फिर वो समझ में आ जाएगा आपको। नोशनल कॉस्ट क्या होती है, आप किसी को पे नहीं करते लेकिन फिर भी एक कॉस्ट कंसिडर होती है। पे नहीं करते सर, कॉस्ट कैसे बन गई वो? उसका एक रीजन है बेटा, बिजनेसमैन को सारे एक्सपेंसेस माइनस करके क्या टैक्स देने की अथॉरिटी होती है। या अगर आप सही कॉस्ट को मेजर करना चाहते हो तो एक्चुअल में जो आपने पे करा है दूसरों को वो, और प्लस में नोशनल, दोनों को जोड़ोगे तभी जाकर के आपकी एक्चुअल कॉस्ट किसी प्रोडक्ट की निकल पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, नोशनल का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। आपने एक फैक्ट्री लगा रखी है और वो फैक्ट्री आपकी खुद की जमीन के ऊपर है बेटा, जमीन खुद की है आपकी। उस जमीन के ऊपर ही आपने क्या कर लिया, फैक्ट्री लगा दी। अब देखो, उस जमीन का किराया तो आपने किसी को नहीं देना, किराया जमीन का आपने किसी और को नहीं देना, तो आपकी जेब से पैसा नहीं लगा। लेकिन फिर भी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली जाएगी, फिर भी उस किराए को आप प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल करोगे। अगर सही कॉस्ट जानना चाहते हो तो
नहीं करोगे तो आपको उतने रुपए का नुकसान होता जाएगा। क्योंकि कॉस्ट से क्या बनता है, कॉस्ट से आपका प्राइस डिसाइड होता है बेटा। प्राइस कैसे बनता है, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है आपके लिए, प्लस आप जो प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, दोनों को जोड़ने से किसी प्रोडक्ट का प्राइस बनता है। और हमें अगर कॉस्ट में हमने मिस्टेक कर दी तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो गलत आएगा, क्योंकि प्राइस हम गलत डिसाइड करेंगे। तो कॉस्ट अगर हमारे किसी प्रोडक्ट की 1000 रुपये है और 200 रुपये हम कमाना चाहते हैं, तो हमें उसका प्राइस कितना रखना पड़ेगा, 1200 रुपीज़ उसका प्राइस रखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट आपकी क्या होनी चाहिए, सही मेजरमेंट कॉस्ट का होना चाहिए। और कॉस्ट का सही मेजरमेंट करने के लिए आपको एक्चुअल और नोशनल दोनों तरह की कॉस्ट को ऐड करना पड़ेगा। अब नोशनल कॉस्ट क्या है, तो मैं लिख देता हूं, कॉस्ट ऑफ ऑनर रिसोर्सेज, कॉस्ट ऑफ ऑनर्स रिसोर्सेज। कॉस्ट ऑफ ऑनर रिसोर्सेज। अब ओनर की अपनी एक कैपिटल है, उसका जो इंटरेस्ट होता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर ब्याज। रेंट ऑफ ओनर बिल्डिंग, रेंट ऑफ ओनर्स बिल्डिंग, जो ओनर है ना उसकी जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का किराया भी नोशनल कॉस्ट है, ठीक है। और एक हो सकता है सैलरी ऑफ ओनर, सैलरी ऑफ ओनर। मोस्टली ओनर बिजनेस से सैलरी नहीं लेता, बट वो काम करता है, अगर कहीं और जाके काम करता तो उसको सैलरी मिलती, तो वो भी किसका पार्ट हो जाता है, नोशनल कॉस्ट का। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आउट ऑफ पॉकेट वो पे करके आता है थर्ड पर्सन को। जो पॉकेट से हम पे करते हैं उसको हम एक्चुअल कॉस्ट बोलते हैं। तो इट इंक्लूड ऑल द एक्सपेंसेस विच आर पेड इन कैश टू द अदर पार्टीज, दूसरों को जो हम पे करते हैं। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या है, जो हमने पेड कर दिया टू आउटसाइड बिजनेस। बिजनेस से बाहर आपने जितना भी पैसा दिया है, बिजनेस से बाहर का मतलब है कि ओनर को छोड़ दो, बाकी जितनी पेमेंट आप करोगे एक्सेप्ट ओनर, वो सारा आपका क्या बन जाता है, एक्चुअल कॉस्ट बन जाता है बेटा। तो समझ में आया आपको कॉस्ट का मतलब क्या है। कॉस्ट एक एक्सपेंडिचर जिससे आपको पता लगता है कि आपने गुड्स मैन्युफैक्चर करा उसकी कॉस्ट क्या आई, और आपने अगर सर्विस दिए तो उसकी कॉस्ट क्या है। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ट्यूशन्स पढ़ाया जैसे कि, या स्कूल में पढ़ाया, तो पर बच्चे का कॉस्ट हमारे पास आ जाता है। पर बच्चे का हमको कितना खर्च करना पड़ता है, टीचर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं, बिल्डिंग का किराया होता है, लाइट का बिल होता है, गाड़ियाँ जो चलती हैं, बसें चलती हैं, ड्राइवरों को पैसा देना है, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है हमारा, जो पूरे काम को संभालता है, उनको पे करना पड़ता है। तो सारे खर्चों को एडअप कर देते हैं हम, और फिर एक टोटल अमाउंट निकल के आती है हमारे सामने कि ये हमारी टोटल कॉस्ट आई है सब बच्चों को पढ़ाने की। तो सर्विस की भी टोटल कॉस्ट निकाली जा सकती है, और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की भी टोटल कॉस्ट निकाली जा सकती है। तो कॉस्ट का कैलकुलेशन, डिटर्मिनेशन बड़ा सही होना चाहिए। अगर कॉस्ट गलत हुई तो आप जो प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, कहीं ना कहीं वहाँ मिस्टेक कर दोगे, गलत प्रॉफिट आएगा आपके सामने। क्योंकि कॉस्ट से क्या बनता है बेटा, प्राइस बनता है। इस कॉस्ट का खेल होता है सारा का सारा। सभी कंपनियां इसको क्या मान करके, मिडिल पॉइंट मान करके काम करती है, इसके ऊपर काम करती है। ये जितना कम आएगा, कॉस्ट जितनी कम आएगी, वो उतने ही कम में उसको बेच पाते हैं। जैसे अगर मान लो किसी भी तरीके से ये प्रोडक्ट हम बना पाए 700 का, और 200 रुपये हम कमाना चाहते हैं, तो हमें इसको 900 रुपये का बेचना पड़ेगा। कितना फ़ायदा हो गया, कस्टमर को रेट कम मिल गया। 300 रुपये कम हो गए तो कस्टमर रेट कम होते ही उसकी ज़्यादा परचेजिंग शुरू कर देगा बेटा। तो ये हमारे लिए कॉस्ट। उसके बाद है, कॉस्ट के बाद पॉइंट आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, आपने इनकम तो पढ़ा था। इनकम का मतलब क्या पढ़ा था आपने, कि जब हमारी
रेवेन्यू है वो ज़्यादा हो जाती है एक्सपेंसेस से, उसको क्या बोलते हैं हम? इनकम। रेवेन्यू क्या है? अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड एंड सर्विसेज बेचने से जो आपको पैसा मिला वो आपकी रेवेन्यू है, वो आपकी क्या है? रेवेन्यू है। रेवेन्यू में से अगर आपने एक्सपेंस हटा दिए तो बने आपकी इनकम, और ऐसी इनकम अगर आप ओवरऑल ईयर की सारी इनकम को जोड़ लोगे तो आपका बन जाएगा प्रॉफिट। तो आप ये कह सकते हो प्रॉफिट के लिए, आप ये कह सकते हो बेटा कि प्रॉफिट निकाला जा सकता है टोटल रेवेन्यू, पूरे साल की टोटल रेवेन्यू, जितनी पूरे साल की आपकी रेवेन्यू है माइनस टोटल एक्सपेंस। अब टोटल का मतलब एक साल के जितने एक्सपेंसेस हैं उनको टोटल कर लो, तो ये क्या निकल के आएगा? हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा बेटा। प्रॉफिट के बारे में नोट करने वाली बात है बेटा, नोट करने वाला पॉइंट है प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट जो आएगा ना, ऑलवेज फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी। प्रॉफिट ऑलवेज comes from business activities। अब आप पूछोगे सर ये बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती हैं, कभी आपने पहले बताया ही नहीं। अब बता देता हूं बेटा क्या होती है बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी एक सिंपल वर्ड है। बिजनेस एक्टिविटी का मतलब क्या? जो आपका काम है, जो आप काम कर रहे हो, आप टीचिंग कर रहे हो, आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, एसी, कूलर, फ्रिज, यानी आपकी इलेक्ट्रॉनिक किसकी दुकान है, या आप पेंट्स की दुकान है, या आपकी हलवाई की दुकान है, तो जो ट्रांजैक्शन आप डेली रूटीन में करते हो, बार बार आपको वो काम करना है, वो होते हैं बेटा बिजनेस एक्टिविटीज। जिन एक्टिविटीज को आप रेगुलरली करते हो बिजनेस के अंदर, जैसे आपका रेडीमेड गारमेंट्स का शोरूम है, तो आप डेली के डेली गारमेंट्स के जो गारमेंट्स है वो सेल करोगे, और हफ्ते 10 दिन में आप और परचेजिंग करोगे, फिर सेल करोगे, और परचेजिंग करोगे, फिर सेल करोगे। तो ये जो आपका काम है ना बेटा, इस काम को बोलते हैं बिजनेस एक्टिविटी। तो जब हमारे बिजनेस का मेन काम कंडक्ट करते हैं तो उस टाइम पर हम क्या कर रहे होते हैं? बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, ठीक है। और वहां से जो हम अर्निंग कमाएंगे वही हमारा प्रॉफिट होगा। तो मैं ये क्यों बताया आपको बिजनेस एक्टिविटी, क्योंकि एक एक्टिविटी और आएगी अभी जिसको आप करोगे, प्रॉफिट भी कमाओगे, लेकिन उसको प्रॉफिट नहीं कहा जाएगा, उसको हम कहेंगे गेन। तो वो क्या है देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे गेन का बेटा। गेन क्या होता है? गेन का मतलब है, ये गेन है ना वो बिजनेस एक्टिविटी से नहीं आता, गेन आता है नॉन बिजनेस एक्टिविटी से। तो पहले मैं आपको बताता हूं, देखो लिखते हैं इसके बारे में। गेन क्या है? इफ फिक्स एसेट्स सोल्ड ऑन प्रॉफिट, दिस प्रॉफिट इज नॉन एज गेन। इसको हम गेन कहेंगे। फिक्स एसेट्स बेची। अब देखो, अरे फिक्स एसेट्स का नाम बोला है मैंने, फिक्स एसेट्स। सर आपने तो बताया था फिक्स एसेट्स को हम बेचते ही नहीं है, कभी यूज़ करते हैं। बिल्कुल यूज़ करते हैं, लेकिन जब वो पुरानी हो जाती है, जब वो खराब हो जाती है, जब कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो हम उनको सोल्ड आउट कर देते हैं ताकि नई टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट कर पाएँ।
अच्छे से काम करने के लिए, मॉडर्न तरीके से काम करने के लिए, तो हम नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम के ऊपर क्या करना पड़ता है, उस टाइम के ऊपर हम उन एसेट्स को सोल्ड आउट कर देते हैं। और कभी कभी ये एसेट्स उनकी बुक वैल्यू से हायर प्राइस पर सेल हो जाती है। जैसे एग्जांपल देता हूं, आपके पास कोई ओल्ड कार है, पुरानी कार है बिजनेस के अंदर, जिसको आप बिजनेस में यूज करते हो, इस्तेमाल में लाते हो। अब पुरानी कार की आज बुक वैल्यू का मतलब है आप जो अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो उसमें आज उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए है। लाए थे आप 5 लाख रुपए का, 10 साल आपने यूज कर लिया या 5 साल आपने यूज कर लिया, उसकी वैल्यू रह गई 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए बुक वैल्यू है। फिर कोई कस्टमर मिल गया आपको और नई गाड़ी लेनी है, और आपको कस्टमर मिल गया, तो आपने वो गाड़ी उसको बेच दी, सोल्ड आउट कर दी। तो आपने इसको सेल कर दिया बेटा, और सेल कर दिया आपने इसको 2,50,000 में। तो कितना कमाया आपने? 50,000 आपने किया अर्न, 50,000 रुपये आपने अर्न करे। तो ये 50,000 रुपये का प्रॉफिट नहीं है, इस 50,000 रुपये को हम गेन कहेंगे बेटा, क्योंकि कहां से आई? इट कम्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ये फिक्स एसेट्स के बेचने से ड्राइव हुआ है। तो कभी भी आप फिक्स एसेट्स को बेच के कुछ पैसा कमाओगे तो ये हमारा क्या होगा? वो गेन कहलाएगा। तो गेन ऑलवेज कम्स फ्रॉम नॉन बिजनेस एक्टिविटीज। चलो मैं लिख देता हूं, गेन ऑलवेज comes from non business activities। आपके बिजनेस का काम नहीं है ये। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आपकी कन्फेक्शनरी की शॉप है, कन्फेक्शनरी की शॉप है, आप उसके अंदर काफ़ी सारा सामान जो है करियाने का वो बेचते हो, घी, दूध, शक्कर, है ना, और या और जो स्नैक्स वगैरह है वो भी रखे हुए हैं, कोल्ड ड्रिंक भी रखी हुई है आपने, और उन कोल्ड ड्रिंक्स के लिए आप फ्रिज यूज़ करते हो। अब फ्रिज क्या है बेटा? फिक्स एसेट्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए खरीदा है हमने। अब हम चाहते क्या है? हमारा फ्रिज हो गया पुराना, हम चाहते हैं कि नया फ्रिज हम ले आए, नया फ्रिज हमारे पास आ जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले बोलो बोलो बोलो, क्या करना पड़ेगा? उस पुराने को पहले बेचना पड़ेगा, है ना। हम नहीं चाहते उस पुराने को रखना, ज़्यादा लाइट खींचता है वो, और कूलिंग ज़्यादा करता नहीं है वो, सामान खराब हो जाता है, तो हम उसे बेचना चाहते हैं बेटा। और उसकी कॉस्ट हमारी बुक्स के अंदर 5,000 है, 5,000 रुपये की कॉस्ट है। अब हमने उसको क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया। कोई ऐसा बंदा मिल गया हमें जिसने हमसे वो 6,000 में, 6,000 में खरीद लिया। उसको लगता है इन्होंने सही से मेंटेन नहीं कर रखा, अगर इसको सही से मैं मेंटेन रखूं तो ये सही काम करेगा। उसको लगा होगा, उसने वैल्यू लगा दी 6,000 रुपये, तो हमें 6,000 रुपये दे गया। हमारे बुक में वैल्यू 5,000 रुपये, हमें मिले कितने? 6,000 रुपये। कितने रुपए का फायदा हुआ? 1,000 रुपये का फायदा हुआ। इस फायदे को प्रॉफिट नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? इस फायदे को हम गेन कहेंगे बेटा। ये हमारा गेन है। क्लियर बात? अब फ्रिज को बेचने का हमारा काम नहीं है, काम हमारा मटेरियल बेचने का है। फ्रिज हम नहीं बेचते। बेचने का आप देख सकते हो हमारे पास काम नहीं है। हम करियाने का सामान बेचते हैं, फ्रिज बेच रहे हैं, नॉन बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं। और नॉन बिजनेस एक्टिविटी से जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वही है बेटा हमारा क्या? गेन।
तो गेन ऑलवेज कम्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और कम्स फ्रॉम नॉन बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस से हटके कहीं से भी आप कमाओगे ना पैसा, वो आपका गेन कहा जाएगा बेटा। क्लियर? चलिए उसके बाद एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं हम, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक। स्टॉक किसको बोलते हैं? अनसोल्ड गुड्स को। भाई दुकान में स्टॉक पड़ा होता है ना सभी दुकान के अंदर। अब दुकान के अंदर जो सामान पड़ा है वो तो फिर अनसोल्ड गुड्स है। अनसोल्ड गुड्स के ही बैलेंस को हम बोलते हैं स्टॉक। जो हमारे पास अनसोल्ड गुड्स पड़ा होता है उसके बैलेंस को क्या बोलते हैं? गुड्स। एक मोबाइल की दुकान के अंदर 10 मोबाइल पड़े हैं अनसोल्ड, पैक्ड, बिकने हैं, अभी बिके नहीं हैं, सेल नहीं हुए, और एक मोबाइल की कॉस्ट 10,000 है, तो 10 मोबाइल उसके पास पड़े हैं क्वांटिटी में, उस 10,000 एक मोबाइल की कॉस्ट पड़ी है, तो 1,00,000 रुपए का स्टॉक पड़ा है उसके पास। जैसे जैसे मोबाइल इसमें से सेल होते जाएंगे मोबाइल का स्टॉक कम होता जाएगा और स्टॉक की वैल्यू कम होती जाएगी। जितना और खरीदते जाएंगे स्टॉक बढ़ता जाएगा, वैल्यू स्टॉक की बढ़ती चली जाएगी। तो स्टॉक का राइट मीनिंग क्या है बेटा? दोज गुड्स विच आर लेइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर या एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर या किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो हमारे पास अनलेइंग मटेरियल पड़ा है, अनसोल्ड मटेरियल पड़ा है, वो हमारा सारा क्या है? वो स्टॉक है बेटा। स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री। स्टॉक कह दो या उसको इन्वेंट्री कह दो। इन्वेंट्री, ठीक है। तो क्या कहोगे कि स्टॉक ऑफ, या आप ये कहोगे कि जो मटेरियल हमारे पास लेंगे अनसोल्ड, तो दोज गुड्स विच आर लेइंग अनसोल्ड एट द पर्टिकुलर ईयर, पर्टिकुलर टाइम कह दो बेटा, पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ ईयर इज नोन एज स्टॉक। स्टॉक को हम कई टाइप्स में डिवाइड करेंगे। तो जैसे अगर हम ट्रेडिंग का काम करते हैं, हमारा बिजनेस है ट्रेडिंग करने का। अब ट्रेडिंग का मतलब होता है बेटा सिर्फ गुड्स खरीदा और गुड्स बेच दिया, उसको बोलते हैं ट्रेडिंग करना। गुड्स खरीदा और गुड्स बेच दिया। उनके पास दो तरह का स्टॉक होगा, ओपनिंग स्टॉक और दूसरा होगा क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक होगा।